हैं और थोड़ा सा मार्केट के लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। हमारे साथ अल्फा एक्यूरेट एडवाइजर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश कोठारी जुड़े हैं। राजेश जी, गुड मॉर्निंग। बताइए, कहाँ बाइंग कर रहे हैं आप इस समय, इस मार्केट में कहाँ आपको मौके नजर आ रहे हैं? अनुज जी, ये मार्केट में अगर हम देखेंगे, थोड़ा रिवाइंड करना चाहूंगा कि लास्ट 2 वीक्स बैक आई वाज जस्ट रीडिंग इकोनॉमिक टाइम्स पेज नंबर 2, और पेज नंबर 2 पे 4 वॉर साथ में हेडलाइंस थी। एक बाजू इसराइल ईरान का प्रॉब्लम था, दूसरी बाजू यूएस ईरान का प्रॉब्लम था, तीसरी तरह इसराइल और गाजा का प्रॉब्लम कंटिन्यू था, और इंडिया पाकिस्तान का जो छोटा मोटा चल रहा था वो चल रहा है। ये और ये 4 वॉर होने के बावजूद भी एक ही पेज पे 4 वॉर कंटिन्यूइंग, और उसके बावजूद भी ग्लोबल मार्केट्स आर पॉजिटिव एंड इंडियन मार्केट्स आर पॉजिटिव. सो द वर्ल्ड इज कंप्लीटली चेंज, एंड देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जितना भी नॉइज बहुत आ रहा है मार्केट में, कि मार्केट में वैल्यूएशन कोई बोलता है बहुत हाई है, मैक्रो अनसर्टेनिटी बहुत सारी है, लेकिन बहुत सारी पॉजिटिव चीजें इग्नोर हो रही है. सबसे बड़ा पॉजिटिव है जो मैक्रो एनवायरमेंट. तो इन्फ्लेशन कूलिंग डाउन हो रहा है, इंटरेस्ट रेट्स कूलिंग डाउन हो रहे हैं, और आरबीआई इस फ्रंट लोडिंग एक्शन कर रही है. इसके साथ अगर आप गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर नंबर देखेंगे, अप्रैल महीने में गवर्नमेंट ने 60% वाई इंक्रीज किया हुआ है. काफी इन्वेस्टर्स और काफी निवेशकों का ये कंसर्न था FY25 में बजट आने के बाद कि कैपेक्स वापस सेकंड बर्नर पे चला गया है, कैपेक्स इज नॉट फ्रंट. लेकिन गवर्नमेंट का एक्चुअल FY25 का नंबर जो पब्लिश हुआ है, द वाई बेसिस में FY25 दे हैव एक्सीडेड देयर ओन बजटेड टारगेट्स. उसका मतलब है कि सिर्फ 4 महीने में वो लोगों ने पूरा साल का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का टारगेट था ओवर अचीव कर दिया है, और अप्रैल महीने में वापस फ्रंट लोडिंग एक्शन कर दिया है. तो ऑन वन हैंड आरबीआई बोल्ड एक्शन 100 बिप्स कट, ऑन अदर हैंड सेंट्रल गवर्नमेंट इज डूइंग कैपेक्स फ्रंट लोडिंग, एंड ऑन द थर्ड हैंड द बेनिफिट ऑफ जो फाइनेंस मिनिस्टर की जो टैक्स गिफ्ट थी, जो काफी लोग भूल चुके हैं, उसकी बेनिफिट इफेक्ट आना चालू हो जाएगी सितंबर महीने से. टिपिकली 6 महीना लगता है. सो मैक्रो एनवायरमेंट इज टर्निंग ह्यूजली पॉजिटिव, और ये जो निफ्टी का अर्निंग्स ग्रोथ जो 4-5% हो गया था पिछले साल, वो वापस 12-13% का ग्रोथ आ जाए. तो हमें ये लग रहा है कि हो सकता है कि फ्रॉम अक्टूबर ऑनवर्ड्स दिवाली कैन बी वेरी गुड, कंज्यूमर सेंटिमेंट्स विल इंप्रूव फर्दर, रूरल डिमांड इज एनीवे रीजनेबली गुड, और अर्बन डिमांड में भी रिवाइवल आ जाएगा, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उसमें भी प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स फ्रॉम सेकंड हाफ स्टार्ट हो जाएगा. सो ओवरऑल वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन द मार्केट. Downside looks very limited, and if anybody has a longer term view, we are fairly positive that it can give good double digit returns in the longer term. इस समय आपकी थीम्स क्या हैं? अगर आप थोड़ा डिस्क्लोजर के साथ बता सकें, कोई स्पेसिफिक स्टॉक्स या सेक्टर्स जहां पर आपने रिसेंटली ऐड किया या फ्रेश एंट्री ली? सेक्टर वाइज वी कैन टॉक अबाउट इट, स्टॉक्स वाइज बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन ईएमएस एक जो थीम है उसमें काफी नई अपॉर्चुनिटीज इमर्ज हो रही है. बहुत सारी कंपनीज ने अपने बिजनेस मॉडल चेंज कर रहे हैं. अगर आप देखेंगे पिछले 3 सालों में FY22, 23, 24 और 25, ऐसा नहीं कि हर ईएमएस कंपनी ने अच्छा किया, क्योंकि जो ईएमएस कंपनी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ थी उनका मार्जिन काफी प्रेशर में था. सो देयर इज ए चेंज इन बिजनेस मॉडल्स बाय नंबर ऑफ कंपनीज टू मेक श्योर कि ग्रोथ भी हो और वो ग्रोथ प्रॉफिटेबल हो, because everywhere it is not like PLI incentives are going to be there. We need to work beyond PLI. So we are looking at EMS space very closely. We have increased our weightage in the EMS space. That's number one. Second चीज है जो renewable energy, and in that the value chain, जो HVDC related technology है, you know which kind of companies I'm talking about. इंडिया में 3-4 कंपनी है जो HVDC का सॉल्यूशन करती है, और अगर आप देखोगे तो ऑर्डर बुक ये पूरी जो सेगमेंट में जो है, पूरी जो वैल्यू चेन में है, उसमें ऑर्डर बुक में काफी स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स आ रहे हैं. तीसरा सेक्टर जो थोड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, जहां पे लोगों का इंटरेस्ट काफी कम है, लोग बात काफी कम कर रहे हैं, वो है पर्टिकुलरली फार्मास्यूटिकल सेगमेंट. और बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ यूएस टैरिफ ऑन फार्मा, द फार्मा सेक्टर इज काइंड ऑफ ए वेरी सबड्यूड. लेकिन यहाँ पे भी ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो सिर्फ यूएस में काम नहीं करती, बट इंडिया में भी काफी स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस है, और यूएस में और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में maybe 15-20% of revenue है. But all stocks are down, they all are treated as same, and therefore यहाँ पे valuation और growth दोनों attractive लग रहे हैं.
तो pharma sector also can perform from here on. So these are the 3-4 sectors where we are, adding our weightages across all our portfolios. अच्छा राजेश जी, गुड मॉर्निंग, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। सारे सेक्टर्स में पुल बैक देखे हमने, रिवर्सल देखे फ्रॉम अक्टूबर सितंबर लोज, पर कुछ सेक्टर्स जो कि बहुत स्ट्रांगली पार्टिसिपेट नहीं कर पाए इस रिवर्सल में, उसमें एक ऑटो भी है। ऑटो के साथ रोज़ बरोज़ कुछ इश्यूज हैं। पहले बहुत हाई इन्वेंट्रीज, देन टेस्ला की एंट्री की बात, फिर आई थिंक अब चाइना रिलेटेड इश्यूज, ईवी थोड़ा सा, ईवी को एक सेटबैक लगा। आपकी ऑटो की रीडिंग क्या कहती है? आप ऑटो पर व्यू क्या रखते हैं और कुछ सिलेक्टिव बाय हैं आप यहाँ इस पोर्शन में? हाँ जी, सो ऑटोमोबाइल सेक्टर में आई ऑलवेज से कि ऑटो एंसिलरी इज मोर इंटरेस्टिंग स्पेस देन ऑटोमोबाइल ओई पर्सपेक्टिव, क्योंकि ऑटो एंसिलरी कंपनीज में कंटेंट पर व्हीकल जो है, देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी जो आप आपका कंटेंट पर व्हीकल बढ़ा सकते हो। सो यहाँ पे थोड़ा बॉटम अप करना पड़ता है, एंड वी हैव बीन पॉजिटिव ऑन फ्यू कंपनीज, ऑल दोस कंपनीज आर डूइंग फिनोमिनली वेल। एंड एज फार एज ओई सेगमेंट जो है, वहां पे जो टू व्हीलर सेगमेंट में हमें लग रहा है कि रिवाइवल रहेगा बिकॉज ऑफ द रूरल डिमांड विच इज गुड, एंड ऑल्सो ये जो टैक्स कट की जो गिफ्ट है वो भी बेसिकली सितंबर ऑनवर्ड्स विल ऑल्सो पॉजिटिवली इंप्रूव the two-wheeler industry growth. So I think within two-wheeler, we are holding one of the, company which has been growing, 15-20%, unlike entire other industry which is growing at, 5 to 7%. So you need to be a little bit stock specific when it comes to auto. You are absolutely right. Overall, auto sector is not doing so well, but one needs to do a little bit more bottom up, to make right stock selection within the automobile sector. ओके, अच्छा, एक थोड़ा सा और हट के सेक्टर मैं जिसमें आपसे बात करना चाहूँगा, रिटेल स्पेस। डी मार्ट के स्टोर्स का एक्सपेंशन हमने देख ही रहे हैं, और प्राइस डैमेज यहाँ भी था। एक समय आ रहा था कि भाई ब्लिंकिट जब 12-15-7 मिनट में डिलीवरी कर रहा है तो आप महीने भर का राशन क्यों भरेंगे? बट सडनली आई थिंक कन्विक्शन यहीं पे आ रहा है, और स्टोर एक्सपेंशंस यहाँ पे इनके नॉर्थ इंडिया में बढ़ रहे हैं। विशाल मेगावाट हमारे पास एक और स्किप है। रिटेल में आपकी कुछ इस वक्त सोच क्या कह रही है राजेश जी? यहाँ पे थोड़ा सा इस प्राइस पे हंटिंग करनी चाहिए क्या? So we are, overall अगर आप देखोगे तो retail is one sector get further bifurcating, multiple sub-segments. तो एक है यहाँ पे, grocery related kind of companies, और दूसरी है जो non-grocery apparel वगैरह, जो कपड़े वगैरह सब की वो टाइप की businesses. So DMart is of course one player जो आप mention कर रहे हो, लेकिन we are holding another company in retail which is the largest play on the, what I would say aspirational Indian consumer on the apparel segment. And of course, that company has been growing phenomenally well, 30-40% compounding in last 4-5 years. And that remains one of our large holding across our portfolios. We are also holding few other retail companies, लेकिन वहां पे भी positioning वही है कि वो those companies, वो जो retail formats है, they're basically more incentivizing unbranded to branded, unorganized to organized. That's basically going to be the key USP of these formats. So grocery as a format, we are not too sure. Of course, long-term trends looks very strong, but of course the competition is also वहाँ पे hot up हो रही है. So it can be more like a structural, what I would say, lower double-digit kind of a growth opportunity. But if you look at the apparel segment, अगर हम ये segment देखेंगे, कपड़े की अगर segment देखोगे, जो फैशन सेगमेंट देखोगे, तो वहां पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इज मच बिगर देन द ग्रोसरी सेगमेंट. सो यहाँ पे काफी वैल्यू प्लेस है, एंड वहां पे उनकी पोजीशनिंग काफी स्ट्रांग है, उनका कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग बहुत ही स्ट्रांग है, एंड इट इज एस्पिरेशनल एट द सेम टाइम इट इज अफोर्डेबल. सो दिस आर द टू इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनीबॉडी हु इज प्लेइंग इन इंडियन कंज्यूमर स्पेस. ब्रांड हैज टू बी एस्पिरेशनल एंड ब्रांड हैज टू बी अफोर्डेबल. सो एनी कंपनी जो ये दो चीजों को साथ में अगर एड्रेस कर सकती है तो वहां पे ग्रोथ बहुत ही स्ट्रांग हो सकता है. ओके, चलिए, तो ये समय व्यू कुछ सेक्टर्स पर, स्पेशलिटी केमिकल्स पर क्या व्यू रहेगा आपका राजेश जी? क्योंकि पहले इन द पास्ट आपने काफी स्टॉक्स ऐड किए थे यहाँ पर. जी अनुज जी, लास्ट करीब 8 महीने से वी हैव बीन एडिंग स्पेशलिटी केमिकल टू आवर पोर्टफोलियो. In our flagship AAA India opportunity, we are almost 5% plus, and हमारा जो mid and small के portfolio वहाँ पे is almost like 9% of the portfolio right now is specialty chemical. We are very positive on specialty chemical as a segment. हमें लग रहा है कि the worst is over. Number one. Number two, India ने काफी जगह पे
एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है चाइनीज प्रोडक्ट पे, सो नेचुरली दैट इज एक्टिंग एज ए कुशन. And number 3, there are many products on which US has also imposed anti-dumping on China. And therefore, जो Indian companies export कर रही है US market में, उनके लिए margins और spread काफी बढ़ गया है. So I think, specialty chemical as a segment काफी promising लग रहा है. There are few Indian companies which are also doing a lot of, I would say, more R&D related work, like, fluorine chemistry जैसे segment है. यहाँ पे बहुत अच्छा बिजनेस हो रहा है. यहाँ पे CDMO काफी दूसरे टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट्स, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स आर गेटिंग साइंड. So, we are very bullish even on within specialty chemical fluorine kind of a segment, which we have been holding for quite some time. So, specialty chemical net, I think the worst is over. It was a very bad time, 2.5 years. And from almost 0% exposure, right now we have increased exposure across our portfolios. अच्छा राजेश जी, आज ही सुबह हम एक सेक्टर पे बात कर रहे थे, जब हम कुछ स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा कर रहे थे, उसमें था रियल स्टेट एंसिलरी. आई मीन लास्ट फेज में रियल स्टेट के बहुत स्ट्रॉन्ग मूव में हमने एंसिलरी स्पेस को, होम इम्प्रूवमेंट को बहुत बड़ा मूव देते हुए देखा था. आई मीन मोर स्पेशली टुवर्ड्स कजारिया और आपका वो जो सेंचुरी प्लाई. बट इस बार वो फीलिंग, वो प्राइस स्ट्रेच विजिबल नहीं है. आपका टेक इस स्पेस पे क्या है? We are monitoring it very closely. Few positives and few negatives. पहले पॉजिटिव की बात करेंगे कि जो भी रियल एस्टेट के जो रजिस्ट्रेशन हुए लास्ट 3 साल में काफी स्ट्रांग हो चुके हैं. और अगर ये नंबर जो अभी फाइनल डिलीवरी स्टेज पे आए हैं, तो डेफिनेटली बिल्डिंग मटेरियल सेगमेंट इज ए नेचुरल बेनिफिशियरी. सो ये है पॉजिटिव. अभी अगर नेगेटिव की बात करें तो टाइल्स सेगमेंट इन पर्टिकुलरली, बिकॉज यूएस हैज इंक्रीज ड्यूटीज ऑन इंडियन प्रोडक्ट्स, तो जो मोरबी जो अपना सबसे बड़ा एक्सपोर्ट हब है, उनका एक्सपोर्ट इंपैक्ट हो गया है. और मोरबी में कैपेसिटी बहुत बड़ी लगा दी है. So Morbi definitely becomes a natural domestic competitor to the our listed companies. So competition intensity is going up significantly in the tiles business in particular as far as Indian market goes. And therefore one needs to evaluate positives and negatives को दोनों को साथ में देखते हुए one needs to take the final call. So that is as far as the tiles business goes. As far as the plywood business goes, यहाँ पे भी कैपेसिटी काफी लोगों ने बहुत इंक्रीज कर दी है. और ये जो गवर्नमेंट का जो BIS नॉर्म्स था, वो थोड़ा डिले लेवल पे चल रहा है. अभी भी इंपोर्ट्स काफी मात्रा में चाइना से आ रहे हैं. सो यहाँ पे चाइनीज कंपटीशन बहुत स्ट्रांग है. और इंडियन कंपनीज, जो भी बड़ी कंपनीज है इंडिया, चाहे आप प्लाईवुड देख लीजिए, या चाहे आप MDF देख लीजिए, या चाहे आप लेमिनेट देख लीजिए, अक्रॉस द बोर्ड ऑल कंपनीज हैव एक्सपांडेड देयर कैपेसिटीज. सो अगेन यहाँ पे भी कंपटीशन राइट नाउ इज लिटिल बिट वेरी हाई. Chinese imports needs to be reduced for domestic market to further revive and show the growth. One positive for the plywood segment is that the timber wood जो key raw material prices है, वो थोड़े downward trajectory पे अभी है. So which is definitely a natural positive for the plywood segment. So interesting space है. There are 4 segments in building material. Tiles है, plywood है, then you have wire and cables है, and of course 4th is the pipe segment. So these are the 4 segments. And we are evaluating currently, each of these 4 segments. Right now, we don't have much exposure to this, but agar right growth and right valuation, if we find combination of these two, then surely हम शायद इसमें इन्वेस्ट करेंगे. ओके राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया. आज खुल के आपसे बड़े सेक्टर से बातचीत हुई और अपने नज़रिया आपने पेश किया. बहुत बहुत शुक्रिया. अब चलते हैं टेक्निकल प्रोस्पेक्टिव से बातचीत करते